गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने 4 लेक्चर डाले हैं। अभी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेटा अभी इसको कवर अप नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे। दैट इज़ नॉट सो गुड आई। सो आप उसको कंप्लीट करिए सारे नोट्स। उसी सीरीज़ में मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डाल रहा हूँ जिन पे हमेशा सीबीएसई बोर्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है बेटा। लास्ट टाइम पे आपको याद होगा मैंने कुछ डिस्कस किया था रजिस्टिविटी के बारे में, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, क्या बताया था मैंने, RA/L। L लेंथ थी कंडक्टर की, मान लो एक कंडक्टर था, इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R रेडियस का क्या था, रेजिस्टेंस था। तो ये जो फैक्टर था वो हमने लिया था M/NE² टॉ बार। ठीक है, ये हमारा था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज मैंने डिस्कस की थी। तो अब ये बात आती है कि जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम इस फैक्टर को उठाएं तो मोस्टली बच्चे लिख देते हैं कि ये डायरेक्टली होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, ना ही ये डिपेंड करती है लेंथ पे। मींस अगर इन दोनों फैक्टर को उठा लो तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, किस पे, ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर। देखो ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको साइज एंड शेप कह सकते हैं। साइज एंड शेप मींस किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसके साइज या शेप पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो जरा ध्यान देना। द फैक्टर which affecting resistivity। देखिए आप इस फॉर्मूले को उठाओ, स्मॉल n के इनवर्सली कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। अगर आप रखें तो ये NE² टॉ बार बाई L हम लिख सकते हैं इसको। बताया भी था मैंने, डिस्कस की थी। तो ये तो 1 इनवर्सली है। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, याद है। जबकि सिग्मा जो है वो डायरेक्टली है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, चाहे रेजिस्टिविटी की बात करें या कंडक्टिविटी की, ये डिपेंड करते हैं ऑन, इस पे बेटा पहला, नेचर ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ गई। ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। पहला पॉइंट। अब हम थोड़ा सा
डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए बेटा, अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी, इसको एक और नाम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये इनवर्सली है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। देख रहा होगा, यहां से देख लीजिए। अच्छा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली होता है किसके? टेम्परेचर के। मींस अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा तो जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं उनका टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? कम। मींस रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज। और अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी सर्टेनली क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। बात समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है इसके ऊपर? टेम्परेचर। इनफैक्ट रेजिस्टिविटी टी टेम्परेचर पे क्या होती है? रो नॉट। रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 1। डेल्टा टी जो है माय डियर, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T डिग्री केल्विन एंड 0 डिग्री या T डिग्री सेंटीग्रेड, आपकी मर्जी है, एंड 0 डिग्री। फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, बहुत कम, अगर ये स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल्टा टी क्या हो बेटा? अगर स्मॉल हो तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है। जनरली हम उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद रहेगा? ये हमारा स्टैंडर्ड। अल्फा को जानते हो क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम चाहे तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये क्या है? रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अल्फा कैसे निकालोगे? अगर आप इसको ओपन करो तो रो टी, रो नॉट इधर ले आओ तो रो नॉट अल्फा डेल्टा टी चलेगा। तो अल्फा क्या होगा बेटा? रो टी माइनस रो नॉट डेल्टा टी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जो यूनिट है इसके साथ क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो अल्फा की यूनिट क्या होगी? चाहे हम केल्विन इनवर्स कहें या पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये डिफरेंस बहुत आसान है, डेल्टा टी टेंस टू 0 ले, तो अल्फा को हम लिखते हैं डी रो बाई रो नॉट, और ये हमारा हो जाएगा डी बाई डेफिनेशन। तो ये हमारा जो है वो क्या है? दैट इज द रेजिस्टिविटी। मींस अगर हम इसको यहां से देखें तो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यहां पे हम लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ ग्राफ आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो रिलेशन लिया था रो टी, याद होगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 1, जहां पे अल्फा एंड बीटा ये दोनों हमारे क्या थे? कांस्टेंट, और हम इन्हें कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, हमेशा ध्यान रखना। अल्फा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर कंडक्टर, और नेगेटिव होगा इसके लिए बेटा फॉर नॉन कंडक्टर। बहुत आसान है चीजें, बस आपको आनी चाहिए। अगर मैं यहां पे कॉपर की बात करूं, जैसे हम फॉर कॉपर की बात करते हैं, तो रोटी ग्राफ क्या आएगा? देखिए बेटा, ये ग्राफ आपको आनी चाहिए, आपसे पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा ग्राफ है। फॉर एलवाइस की बात करें बेटा, एलवाइस समझते हैं, नाइक्रोम, टंगस्टन, ठीक है, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। एलवाइस के लिए जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। एक और पूछा जाता है ग्राफ हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, बताया था ना मैंने सेमीकंडक्टर। तो फॉर सेमीकंडक्टर इसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्स रेशियो में होती है, और कंडक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली होगी टेम्परेचर की। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, जैसे हम जर्मेनियम की बात करें या सिलिकॉन की बात करें एटसेट्रा, तो इसके लिए बेटा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कुछ इस तरह से याद रहेगा। तो तीनों ग्राफ याद रखना, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज सेकेंड वन, एंड दिस इज माय डियर फर्स्ट वन। ये ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना। देखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात की थी। आपको याद होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिया था? ml अपॉन n t स्क्वायर a tau बार। एक तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली होगा। ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस भी देखो तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम 1 बाई टेम्परेचर के है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? टेम्परेचर। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ रिजल्ट मिलेगा जो हमने बिगिनिंग में आपको बताया था। क्या होगा? मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड पे RT है रेजिस्टेंस, 0 पे R0 है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T प्लस बीटा डेल्टा T स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर डेल्टा T को हम स्मॉल माने तो बेटा हमारे पास क्या आएगा? RT की वैल्यू दैट इज R0
बोलिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा जो हमारा है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से हम फिर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। अल्फा क्या होगा बेटा, आर टी आर नॉट इंटू 1, आर नॉट इधर ले आए माइनस आर नॉट और आर नॉट डेल्टा टी। अगर हम यहां से देखें तो बेटा इसका भी यूनिट इससे कटेगा, तो डेल्टा टी का वही आ गया पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप डिफाइन कर सकते हो, आर नॉट को 1 मान ले। अगर मैं यहां से आर नॉट को बेटा 1 ओम मान ले, तो डेल्टा टी हमने 1 मान लिया डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो अल्फा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट वो आर टी माइनस आर नॉट के बराबर होगा। क्या डिफाइन करोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मींस यूनिट रेजिस्टेंस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो चेंज हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देना, पहला जो स्पेशल केस है हमारा फॉर कंडक्टर की बात करूं मैं, तो अल्फा मेरे बच्चे होता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कब होगा, जब T डिग्री पे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो R नॉट से। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। अब जरा ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट लेता हूं मैं। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर, देखिए जरा यहां पे सेमीकंडक्टर की बात करें तो बेटा सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0। इसका मतलब आर टी छोटा होगा आर नॉट से, तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर का उल्टा केस होता है। कंडक्टर में जैसे हम एल्यूमिनियम की बात कर लें, कॉपर की बात करते हैं, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हमने जर्मेनियम की बात की थी, सिलिकॉन की बात की, सिलीनियम की बात की, एटसेट्रा। 2 चीजें मैंने डिस्कस की जो आपको बताया। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ध्यान देना। थर्ड अगर जो हम पॉइंट ले बेटा यहां पे, तीसरा वाला पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट मेरे बच्चे क्या है, ध्यान देना यहां पे, कि जो एलॉयज होते हैं उसके लिए अल्फा जो होता है वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। तो हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण चेंज आएगा वो चीज बहुत कम होता है, समझे बेटा। तो यहां पे क्या होगा, अप्रोक्स नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, एलॉयज। और इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो एलॉयज होते हैं इनका हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग, पूछा जाता है आपसे
स्टैंडर्ड कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, जो स्टैंडर्ड कॉइल रेजिस्टेंस है वो जो हम बनाते हैं वो किसके बनाते हैं? दैट इज मेड बाय एलॉय। जैसे हम आर बॉक्स की बात करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी बनाए गए होते हैं हमारे एलॉय। आप जानते हैं मैग्निक, कॉन्स्टेंटिन, एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई चीज? देखिए बेटा, जैसे हमने आपको याद होगा, अभी हम सिर्फ बेसिक्स करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। याद होगा जैसे हमने कॉम्बिनेशन किया था कैपेसिटर का, वैसे ही हम कॉम्बिनेशन किसकी बात करते हैं? रजिस्टर। जैसे उसमें सीरीज और पैरेलल हमने और मिक्स वे में कराया था, ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराई थी, वैसा ही कुछ इसमें है। तो पहले हम बात करते हैं, जरा ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखना लगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले हम लेते हैं इन सीरीज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो करंट होगी वो क्या रहेगी? रिमेन सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है बेटा, जैसे मान लो दो रजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में 1 by 1। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज सोर्स। तो जो करंट R1 में जाएगी वही करंट R2 में जाएगी। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, ये कराया गया आपको 10th में, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं, खास बात नहीं है। बट इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज V1, और इसके क्रॉस क्या होगा? V2, और टोटल वोल्टेज क्या है हमारा? V है। तो V जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर बाय ओम्स लॉ। पढ़ाया आपने, कितना आसान सा है। V स्क्वायर टू क्या होता है बेटा? IRS, ये वाला I करंट है, तो यहां पे रख दे। तो I इंटू R, I सेम है, R1 I सेम है, R2 I कट जाएगा कॉमन लेके, तो सीरीज में हमारा R1 प्लस R2 आएगा। अब देखो कैपेसिटर का जस्ट उल्टा था माय डियर, कैपेसिटर का क्या है? जस्ट उल्टा है, ध्यान देना। तो अगर हम n कैपेसिटर की बात करें, सॉरी n रजिस्टर की, फॉर n रजिस्टर, तो मेरे बच्चे क्या आएगा? इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? समेशन 1 से n Ri, याद रहेगा। सीरीज में हमेशा ध्यान रखना, अगर हम जैसे इसका मान लो 2 ओम माने और इसका हम 3 ओम माने या 6 ओम माने और इसका 3 ओम माने, तो RS कितना होगा बेटा? 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 ओम। तो जो RS की वैल्यू है वो ग्रेटर देन R2 है, देखिए, और R2 जो हमारा है वो R1 से बड़ा है। इट मींस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो उस कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उससे भी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो सीरीज में ग्रुपिंग हम कब करेंगे? जब, बोले बेटा, जब रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम चाहिए होगा तो ग्रुपिंग हम किसमें करेंगे? सीरीज में करेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो बेटा क्या होगा? RS R प्लस R प्लस सो ऑन n टाइम्स NR। ठीक,
अब देखिए करंट तो दोनों में सेम है बट वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा, ये चीज मैं आपको यहां से बताता हूं। थोड़ा सा इसको यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। V = IR, और I आप जानते हो बेटा क्या है, कांस्टेंट, तो V सीधे डिपेंड करेगा R। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे V1/V2 क्या होगा मेरे बच्चे, R1/R2। तो V1 क्या होगा, R1/R1 प्लस R2, और जो टोटल वोल्टेज था मिल गया। सिमिलरली V2 क्या होगा, R2/R1 प्लस R2, और तो किस रजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा वो हम इस मेथड के साथ निकाल सकते हैं। आप इसको स्पेशल केस डाल सकते हैं। तो ये हमारा था बेसिक जो कॉन्सेप्ट था बेटा, वो किसका था, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि वोल्टेज सभी रजिस्टर्स में क्या होगा, सेम, लेकिन जो करंट होगा, फाइल करंट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, रजिस्टर के अकॉर्डिंग करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे हमने सिंपल ले लिया सर्किट R1 R2, I करंट यहां से चली, यहां पे दो पाथ हो गए, देखो करंट I1 इधर गई, इधर क्या गई I2, यहां से फिर निकलेगी और यहां से। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, दोनों की जगह हमने एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया बेटा, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का हमने माना Rp, करंट हमारी क्या है I। अब देखिए बेटा अगर मैं A पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दूं, आपको याद होगा मैंने करवाया था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो सिग्मा I इक्वल टू क्या होता है, 0। ये हमारा क्या है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसका मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन विल बी 0। कौन सी करंट आ रही है, I, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग I1 I2, तो माइनस I1 माइनस I2 0, तो I क्या हो गया बेटा, I1 प्लस I2। बाय ओम्स लॉ I क्या होगा, वोल्टेज सेम है, V/R, V सेम है R1, V/R2, V कैंसल हो जाएगा, तो 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 आया। अब चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1/RP, R1 R2 एलसीएम ले ले बेटा, R2 प्लस R1, तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आया, पलट देते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, जो कैपेसिटर में ग्रुपिंग की थी पैरेलल में उससे डिफरेंट है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे बहुत जल्दी गलत करते हैं, वो ध्यान नहीं रहता थोड़ा सा। अब देखिए इक्विवेलेंट, अब मान लो बेटा यहां पे हम n रजिस्टर्स की बात करें और n रजिस्टर्स के लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस so on 1/R। चलेगा? शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या लिखेंगे, समेशन 1 से n 1/R, और यही अगर मेरे बच्चे आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, देखिए बेटा फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा, बोले मेरे बच्चे, देखिए कि 1/Rp 1/R 1/R कहां तक, n/R, तो Rp क्या होगा, R1। मींस देखने से आपको लग रहा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जैसे हम कहते हैं कि R1 बड़ा है R2 से, तो जो Rp होगा वो छोटा होगा R2 से। मींस अगर मिनिमम रेजिस्टेंस हमें एक्वायर करना है तो हम बेटा ग्रुपिंग किसमें करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि करंट जो हमारी है
वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी हम एक स्पेशल केस के थ्रू यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए जैसे पहले नहीं बताया था स्पेशल केस, I इक्वल टू वी बाई आर होता है बेटा। V हमारा क्या है कांस्टेंट, मिस I1 I2 क्या होगा बेटा रेजिस्टेंस की इनवर्सली है। तो I1 देखो करंट क्या होगी R2 बाई R1 प्लस R2 और इनटू टोटल करंट, ठीक है मेरे बच्चे। और I2 सिमिलरली क्या होगा बेटा R1 बाई R1 प्लस R2 और टोटल करंट। ये बात। तो दो कॉम्बिनेशन मैंने बताए, एक तो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की और एक हमने किसकी बात की पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही रखेंगे कि नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर डाउनलोड में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम बाकी जो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा कन्वर्जन है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, या हम ब्रिज की बात करें, ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।